हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको पढ़ाएंगे कक्षा 10वीं विज्ञान अध्याय 1। तो इस पाठ के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए इन क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। चलिए तो प्रश्न है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। तत्वों का प्रतीकात्मक निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। चलिए इसका उदाहरण है 2Mg+O2 = 2MgO। तो रासायनिक समीकरण के दो भाग होते हैं। एक होता अभिकारक जो अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, जिसे कहते हैं उत्पाद। तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। चलिए अगला प्रश्न है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? बताइए। चलिए उत्तर है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को सिद्ध करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। चलिए तो अगला प्रश्न है, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण देकर बताइए। चलिए तो इसका उत्तर है, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें क्या होता है बच्चों कि दो या दो से ज़्यादा अभिकारक हो गए तो एक एकल उत्पाद बनाएंगे, उसे हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। चलिए तो इसका एग्जाम्पल है कोयले का दहन। तो इसका एग्जाम्पल C+O2 = CO2, यानी किसी भी चीज़ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। चलिए इसका एग्जाम्पल है। अर्थात संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़ करके एक संयुक्त एकल उत्पाद बनाते हैं, जिसे कहते हैं हम संयोजन अभिक्रिया। अगला प्रश्न है, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक समीकरण दीजिए। चलिए तो इसका उत्तर है, वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन होता है। किस किस में? चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। यहाँ वियोजन का अर्थ होता है टूटना, अर्थात जब कोई पदार्थ दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है उसे कहेंगे हम वियोजन अभिक्रिया। यह संयोजन अभिक्रिया का विपरीत है। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? इसका रासायनिक समीकरण लिखो। वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। अर्थात जो प्रबल क्रियाकारक होता है वो कम क्रियाशील तत्व को क्या करता है? उसके यौगिक से अलग कर देता है और उसका स्थान खुद ग्रहण कर लेता है, जिसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। चलिए इसका एग्जाम्पल, Zn+CuSO4 = ZnSO4+Cu। यहाँ पर जिंक ने क्या किया? कॉपर सल्फेट से क्रिया करके कॉपर को क्या कर दिया? कॉपर सल्फेट से अलग कर दिया और जिंक सल्फेट में बदल गया और यहाँ कॉपर को विस्थापित कर दिया। चलिए अगला प्रश्न है, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? इसका रासायनिक समीकरण लिखो। चलिए तो उत्तर है, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है और नए यौगिक बनते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो इसकी सरल है, क्या हो रहा है? इसमें आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। चलिए तो इसका उदाहरण है BaCl2 + Na2CO3 = CO3 + 2NaCl। यहाँ पर बेरियम क्लोराइड सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करके क्या कर रहा? बेरियम कार्बोनेट में बदल गया और NaCl यानी नमक बन गया। तो यहाँ पर क्या हुआ? आयनों का आदान प्रदान हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है,
ऊष्माक्षेपी अपक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। चलिए, तो इसका उत्तर है वह अपक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। उदाहरण, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। तो इस अपक्रिया में क्या हो रहा है कि जब हम क्या करते हैं, अपक्रिया कराते हैं, तो अपक्रिया के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है। आपने देखा होगा कि जब चूने में क्या करते हैं, पानी को डालते हैं, तो पानी के डालते ही पानी के साथ बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है, अर्थात चूने का पानी उबलने लगता है। चलिए, अगला प्रश्न है, ऊष्मा शोषी अपक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। उत्तर है वह अपक्रिया जिसमें अभिकारकों के वियोजन के लिए ऊष्मा के अवशोषण की आवश्यकता होती है, अर्थात इसकी परिभाषा है वह अपक्रिया जिन्हें बाहर से ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहलाती है। उदाहरण है, प्रकाश संश्लेषण एक ऊष्मा शोषी अपक्रिया है। चलिए, अगला प्रश्न है, संक्षारण किसे कहते हैं? तो जब धातुएं ऑक्सीजन, आर्द्रता या अम्ल आदि के संपर्क में आती हैं तो उनकी ऊपरी परत नष्ट हो जाती है, जिसे कहते हैं संक्षारण। चलिए, इसका उदाहरण है, लोहे पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत होना, तांबे के ऊपर हरी परत होना। तो संक्षारण होता है अम्ल आर्द्रता से कोई भी धातु क्रिया करती है तो वह अपनी ऊपरी परत को नष्ट कर लेती है, जिसे कहते हैं हम संक्षारण। विकृत गंधिता किसे कहते हैं? चलिए, तो इसका उत्तर है भोजन में उपस्थित वसा एवं तेल वायु के संपर्क में आकर अपचित हो जाते हैं, जिससे उसका स्वाद और गंध बदल जाता है, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं? चलिए, तो इसका उत्तर है ऐसी अपक्रिया जिसमें उपचयन एवं अपचयन दोनों साथ साथ होती हैं, रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। तो चलिए, इसमें जो उपचयन होता है उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है, और जो अपचयन है उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। चलिए, इसका एग्जाम्पल है CuO प्लस H2 इज इक्वल टू Cu प्लस H2O। यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि और दूसरे में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, यानी उपचयन और अपचयन दोनों हो रहा। चलिए, तो अगला प्रश्न है, वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? चलिए, तो इसका उत्तर है मैग्नीशियम रिबन के ऊपर ऑक्साइड की परत जम जाती है, जिसे जलाने के पूर्व साफ किया जाता है। तो मैग्नीशियम क्या करता है, यानी वायुमंडल के ऑक्सीजन से क्रिया करके अपने ऊपर एक ऑक्साइड की परत बना लेता है। चलिए, अगला प्रश्न है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्यों कहते हैं? तो चलिए, इसका उत्तर है श्वसन एक मंद दहन अपक्रिया है जिसमें जलवाष्प एवं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ATP के रूप में ऊष्मा निकलती है, इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहा जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? तो चलिए, इसका उत्तर है विकृति गंधिता से बचाने के लिए तेल एवं खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित करते हैं। जो खाद्य पदार्थ रहते हैं वो यदि नाइट्रोजन से प्रभावित रहेंगे तो उनका स्वाद एवं गंध नहीं बदलेगा। चलिए, अगला प्रश्न है, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? तो चलिए, इसका उत्तर है जंग या संक्षारण से बचाने के लिए लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट करते हैं। पेंट करने से वो अम्ल एवं आर्द्रता के संपर्क में नहीं आ पाती है। चलिए, अगला प्रश्न है, सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है? तो सोडियम एक अतिक्रियाशील धातु है जो वायुमंडलीय नमी से क्रिया करके आग उत्पन्न करता है, इसलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है, दवा की बोतल अधिकांशतः रंगीन होती है क्यों?
पारदर्शी दवा की बोतल इसलिए रंगीन होती है क्योंकि यह प्रकाश से क्रिया करके विषैले पदार्थ बनाता है, इसलिए जो दवा की बोतल होती है वो रंगीन बनाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, आलू के चिप्स निर्माता चिप्स की थैली को नाइट्रोजन से क्यों भरते हैं, समझाइए। तो जो आलू चलिए इसका उत्तर है, जो आलू के चिप्स के निर्माता होते हैं वो चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस इसलिए भरते हैं क्योंकि ये अपचयित नहीं होते हैं। यदि हम नाइट्रोजन गैस नहीं भरेंगे तो खाद्य पदार्थ अपचयित हो जाएंगे और ये अपना स्वाद एवं गंध दोनों बदल देते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।